तो डीएनएफ ब्लॉक में हमारे पास आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये दो चीजें हमें पढ़नी है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर, तो सबसे पहली बात तो कि सर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट तो ठीक है, हमें दो चीजों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है और वो डिफरेंस क्या है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि इनका यूज आगे पड़ेगा और थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं क्रोमेट आयन की, तो क्रोमेट आयन का फॉर्मूला होता है CrO4 2-। क्या होता है? CrO4 2-, इसका फॉर्मूला होता है। वेरज डाइक्रोमेट का क्या होता है? Cr2O7 2-। क्या होता है? Cr2O7 2-। अगर आप बात करोगे इसकी, तो ये कैसा होता है? येलो कलर का, और ये कैसा होता है? ऑरेंज कलर का। बड़ी बढ़िया वाली बात है, येलो और एक ऑरेंज। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बात करूं क्रोमेट आयन की, तो क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर कैसे दिखती है? Cr, आपको कितने माइनस दिख रहे हैं इसमें? 2 माइनस दिख रहे हैं। और 4 ऑक्सीजन है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। तो इस केस के अंदर अगर बात करूं तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे माइनस और इस पे माइनस। सही बात है। अगर आप इस क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी? sp3। टेट्राहेड्रल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। सही बात है। और अगर हम बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच होगा रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस होगा तो सबके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड का बंटवारा होगा, और सबके पास क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। पहली बात तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम। अगर आप इस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा? +6 आएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन की वजह से 2, इसकी वजह से 2, इसकी वजह से 2 और इसकी वजह से 2, और 2 नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई साहब? +6 आएगा। और अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो क्या आता है बच्चे? 3d5 4s1, यही आता है ना लास्ट में। तो s में से एक इलेक्ट्रॉन गया और d के 5 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तभी तो होगा। मतलब इन Cr6 यानी इन, अगर क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम जब Cr6+ वाली स्टेट में होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 3d0 और 4s0। सही बात बोल रहा हूं? मैंने बोला ये येलो कलर का है। ये कैसा कलर का है? येलो कलर का। लेकिन इसके पास डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन कैसे होगा और फिर कलर कैसा आएगा? सही बात है ना। तो अगर आपसे पूछे कि भैया इसके पास कलर कैसे आया है, तो आप क्या बोलोगे? कलर किसकी वजह से आया है? ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। किसकी वजह से कलर आया है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। मैंने रीजन बताया था कलर में कि ये भी एक रीजन है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में। मतलब होता क्या है, सुना ध्यान से। ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके बाद नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज यानी अपनी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किसकी तरफ? क्रोमियम की तरफ भेजेगा, फिर क्रोमियम इसकी तरफ भेजेगा। मतलब चार्ज फ्लो कर रहा होगा कॉन्टिन्यूअसली, ऑक्सीजन टू क्रोमियम, क्रोमियम टू ऑक्सीजन, क्रोमियम टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू क्रोमियम, और इस वजह से कलर आपको दिखाई देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। Whereas अगर मैं इधर आऊं तो इस तरफ अगर हम बात करें तो ये क्या है? डाइक्रोमेट है। ये क्या है? डाइक्रोमेट है। अगर डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या आएगा भैया? एक Cr, इस Cr के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ेगा और इधर Cr। वैसे अगर आप चाहो तो देखो ध्यान से ऐसे कर सकते हो। चलो मैंने एक Cr इधर बनाया, एक Cr इधर बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे पास 7 हैं, एक के साथ मैं 3 जोड़ दे रहा हूं, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन, अच्छा सॉरी, ओ हाँ ठीक है, सिंगल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके साथ में यहां ऑक्सीजन आएगा, इधर ऑक्सीजन, उसका दिए क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक क्या, सिंगल बॉन्ड। तो अगर आप देखो 3 और 3 6 और एक बीच में कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए। किनारे किनारे वाले पे क्या है, माइनस का चार्ज है। मेरा क्वेश्चन, क्या यहाँ सारी बॉन्ड लेंथ सेम होंगी, क्या लगता है आपको? नहीं। ये देखो ध्यान, इधर तो रेजोनेंस हो जाएगा, इधर भी रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं करते बीच वाले। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता, अगर मैं ऐसे सर्कल कर दूं इतना, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, सेम, ये क्या होंगी, सेम बॉन्ड लेंथ, यहां क्या होंगी, सेम बॉन्ड लेंथ। ऐसे ही अगर सिमिलर आप देखोगे तो इस तरफ भी तो बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, सही बात है ना, क्योंकि रेजोनेंस होगा, तो सेम बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपको दो बॉन्ड लेंथ दिख रही है, यानी ये और ये क्या होगी, डिफरेंट, देन ऐसे लिखो, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो ये बॉन्ड लेंथ बाकी तीनों बॉन्ड लेंथ से क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। और अगर आप यहां भी क्रोमियम देखोगे तो क्रोमियम किसमें है, +6 में है, किसमें है, +6 में, +6 में है। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया यहाँ ऑरेंज कलर का कारण क्या है, तो क्या होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये हो गई क्या, स्ट्रक्चर, ये क्या हो गई, स्ट्रक्चर क्रोमेट की और डाइक्रोमेट की, इसको बनाओगे फटाफट, ठीक है, आगे चलते हैं उसके बाद। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अगर हम बनाने की बात करें तो यहां पर सबसे पहली बात तो याद रखना है कि हमको इसको प्रिपेयर कहां से करना होता है, क्रोमाइट ओर से। और क्रोमाइट ओर क्या होता है, FeCr2O4, FeCr2O4, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमाइट ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमाइट ओर। 3 स्टेप की रिएक्शन होती है अगर आपको फाइनली क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। सबसे पहला काम कि FeCr2O4 को, यानी FeCr2O4 की रिएक्शन हमें कराना होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 से। जब Na2CO3 से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं लिखा है तो मान लिया कभी कभी लिखा होता एयर, आपको होता एयर में तो ऑक्सीजन होती है ना, तो एयर लिख के छोड़ देंगे। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर जब रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बनेगा, Na2CrO4। अच्छा बताओ ये क्या है, CrO4 क्रोमेट है, क्या है, क्रोमेट। तो मतलब यहां क्या बना है, यहां सोडियम क्रोमेट बना है, क्या बना है, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट बना है, क्या बना है, सोडियम क्रोमेट। और आयरन था यहाँ पे, तो आयरन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe2O3 के अंदर, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब अगर बात करें, सुनना ध्यान से, जब आपको क्या मिल जाए, क्रोमेट मिल जाए, क्या मिल जाए, क्रोमेट मिल जाए, तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है एसिडिक मीडियम में डाल दो। कहां डाल दो, एसिडिक मीडियम में। तो आपको दिखा Na2CrO4 यानी क्रोमेट था, मैंने क्या किया, एसिडिक मीडियम, आइदर H+ लिखा हो या फिर लिखा हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों बातें सेम है एसिडिक मीडियम के लिए, ठीक है ना। रिएक्शन हुई, क्या होगा, जो NaCrO4 है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 2Na+ बनाओ, अगर SO4 है तो उसके साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा NaSO4, ठीक है ना, Na2SO4, और साथ में क्या बनेगा, H2O। अब सुनना ध्यान से, ये कौन है, सोडियम डाइक्रोमेट है ना, मुझे क्या चाहिए था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट करा दो, एक इधर से उधर। तो मैंने क्या किया, KCl से फाइनली रिएक्शन कराया, जब KCl से रिएक्शन कराया तो KCl का क्या, K+ यहां आ गया, और K2Cr2O7 और क्या बन गया, NaCl, यानी फाइनल मुझे क्या मिल गया,
पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया। क्या मिल गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो रिएक्शन क्या है सुनो, रिएक्शन क्या है? सबसे पहले मेरे पास क्रोमाइट ओर होगा, क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन कराना है, क्या मिलेगा? सोडियम क्रोमेट मिलेगा। क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालना है, क्या मिल जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट मिलेगा। और सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से रिएक्शन कराना है, क्या बन जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी से आपको प्रिपरेशन करना होता है। ठीक एक ही मेथड प्रिपरेशन का, तो इसको नोट डाउन करो फटाफट, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये थ्योरी वोरी मत लिखना, पता नहीं किसने लिख दिया है। ठीक सबसे पहले अगर बात करूं तो इतना याद रखना कि जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट होता है ना, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, एक्वस मीडियम के अंदर। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पीएच के ऊपर। किसके ऊपर? पीएच के ऊपर। ठीक है ना? तो आप सीधा लिखोगे, जैसे ये क्रोमेट लिखा हुआ है तो क्रोमेट को लिखोगे CrO4 माइनस, सही बात, 2 माइनस। उसका यहां क्या लिखोगे? Cr2O7 2 माइनस। क्यों लिखना है इतनी लंबी थ्योरी? तो मतलब ये और ये क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। कहां पर? फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करेंगे? पीएच पे, कि पीएच एसिडिक है या पीएच बेसिक है। अगर पीएच एसिडिक हुआ, पीएच क्या हुआ? एसिडिक, तो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे हो एसिडिक पीएच में क्या बनता है? डाइक्रोमेट बनता है। तो मतलब अगर आपके पास क्रोमेट है तो एसिडिक पीएच में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। और अगर डाइक्रोमेट है तो जो है वही रहेगा। लेकिन अगर आपने पीएच क्या बदला? एसिडिक से बेसिक बदला, तो अगर आपके पास डाइक्रोमेट है तो वापिस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर क्रोमेट है तो जो था वही रहेगा। सही बात है ना? तो मतलब याद रखना है कि ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर आप पीएच चेंज करोगे तब। और आपको पता है ये कैसा होता है? बताओ, इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर। और इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर। तो बताओ आपको पता चलेगा क्या कि चेंज हुआ है? डाइक्रोमेट से क्रोमेट या क्रोमेट से डाइक्रोमेट, कलर चेंज होकर के पता चल जाएगा आपको। सही बात है ना? अब मेरी बात सुनना, ये लास्ट की एक बात इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो K2Cr2O7 है, इसका हम टाइट्रेशन या जितने भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं लैब के अंदर, उसमें हम K2Cr2O7 का इस्तेमाल करते हैं, Na2Cr2O7 का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछता है क्यों नहीं करते हैं, तो आपको इतना याद रखना है K2Cr2O7 क्या होता है, अगर सॉरी Na2Cr2O7 क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग या मॉइस्चर। अब सोचो, मैंने अगर एनालिसिस में किसका इस्तेमाल किया? Na2Cr2O7 का। उसने क्या किया? मॉइस्चर वगैरह बाहर से एब्जॉर्ब कर लिया। तो भैया मेरा जो वेट था या मैं जो कैलकुलेशन करके चल रहा था, वो पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। यानी एनालिसिस का रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसी वजह से हम Na2Cr2O7 को यूज नहीं करते हैं। तो इतनी लंबी थ्योरी नहीं लिखनी है, इतना याद रखना है Na2Cr2O7 क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक। कैसा होगा? हाइग्रोस्कोपिक। आगे लिखना है कि भैया ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब मॉइस्चर। लिख दूं? हेंस नॉट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हेंस नॉट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्लियर बात? तो इसलिए इस्तेमाल इसका हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नहीं करते हैं। क्लियर बात? इसको भी फटाफट नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे मेरे पास सुना ध्यान से, ये लास्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो भैया इसके पास होती है क्या? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो भैया जब आप एसिडिक मीडियम लोगे तो Cr2O7 2 माइनस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Cr3 प्लस में। ये कन्वर्ट होगा इसमें, और अपने साथ क्या करेगा? आप सोचो ध्यान से, ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। इसमें क्या था? +6 था, यहाँ कितना है? +3 पे है, यानी 6 से 3 में जाना है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज। तो दूसरा किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? अगर Fe2+ है तो Fe3+ में कर सकता है। अगर मेरे पास क्या है? Sn2+ है, Sn4+ में कन्वर्ट कर सकता है। SO2 है, SO4 2- में कन्वर्ट कर सकता है। H2S है, सल्फर में कन्वर्ट कर सकता है। I- है, I2 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, मैंने एक भी केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी है। वो क्यों?
तो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो अभी लास्ट में बताऊंगा, दोनों का, KMnO4 का और K2Cr2O7 का, दोनों का कंबाइंड मिला के, ठीक है ना। क्लियर, एक रिएक्शन इसकी, एक रिएक्शन उसकी, दो करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं। सिर्फ आप अगर इतना याद रख लोगे सारी रिएक्शन आपको याद हो जाएंगी। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आधी रिएक्शन लिखी होगी आधी छोड़ दी होगी, बोलेगा प्रोडक्ट बताओ, तो आपको यही करना होता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग का यानी रिएक्टेंट आपने देख लिया तो प्रोडक्ट आप बता दोगे, सिर्फ आपको ये याद रखना है। और उस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब एक हमारे पास यहाँ छोटा सा टॉपिक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में कुछ नहीं है, अगर मान लिया मेरे पास कहीं आयनिक क्लोराइड है, क्या है, आयनिक क्लोराइड है, जैसे NaCl हो गया, BaCl2 हो गया, आयनिक कोई भी मिल जाए, RbCl2 हो गया, KCl हो गया, RbCl हो गया, ये सब क्या है, आयनिक क्लोराइड है। आयनिक क्लोराइड अगर मुझे कहीं मिलता है तो अगर हम आयनिक क्लोराइड को K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो होता क्या है, ये एक कंपाउंड बनाता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बनाता है, क्रोमाइल क्लोराइड, जो रेड कलर के वेपर के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, रेड वेपर, यानी क्रोमाइल क्लोराइड से क्या मिलेंगे, रेड वेपर मिलेंगे। मतलब बस समझ लो लाल लाल बादल आपको दिखाई देंगे, तो ये शो करता है कि भैया जो गिवन कंपाउंड था वो क्या है, एक आयनिक क्लोराइड है। क्या है, एक आयनिक क्लोराइड है। एक छोटा सा दे रखा है तो एक आइडिया रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, रिएक्शन और इसकी प्रिपरेशन जो पीछे पड़ी थी, ठीक है ना। नोट डाउन करो, आगे चलते। तो भाई तो हमारे पास जो अगला है पोटेशियम परमैंगनेट। बट परमैंगनेट को पढ़ने से पहले मैग्नेट और परमैंगनेट को समझना है। जैसे वहां क्रोमेट डाइक्रोमेट था, वैसे यहाँ मैग्नेट एंड परमैंगनेट है। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो क्या होता है, MnO4 2 MnO4 2 वैसे आयंस के फॉर्म में इसलिए लिखा है, अगर मान लिया ऐसे होता सीधा बनाना होता मुझे मैग्नेट तो KMnO4 K2MnO4 होता, ठीक है ना। आयंस था इसलिए के हटा दिया है। अगर हम बात करें परमैंगनेट की तो MnO4 माइनस के फॉर्म में दिखेगा, और अगर हम यहां बात करें तो कलर कैसा होगा, ग्रीन। अब देखो ध्यान से, यहां भी सेम फंडा है। अगर मैं Mn लूं तो मेरे पास Mn4 है तो डबल बॉन्ड O आएगा। कितने माइनस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो डबल बॉन्ड O और ये एक माइनस और ये दूसरा माइनस, सही बात है। अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट बात है, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। ऑल बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी, रेजोनेंस की वजह से। अभी बताओ मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सर sp3 होगी, और आपको बताइए कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। फिर से अगर मैं बात करूं तो यहां Mn किस स्टेट में है, 2 2 4 और कितने हो गए, 6 प्लस में है, कितने में है। अगर आप निकालोगे तो 4 2 8, 8 से 2 माइनस करोगे किसमें, +6 में, किसमें है, +6 में। तो अगर मैं +6 में निकालूं तो मुझे Mn+6 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो क्या होगा, Ar, आप बताओ क्या होता है, 3d1 और 4s0। यहां पे ग्रीन कलर आने का रीजन तो है, यहां अगर आपसे कोई पूछे ग्रीन कलर आने का रीजन तो आप क्या बोल दोगे, सर क्या हो रहा है, डेली ट्रांजिशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, और ऊपर से क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ऐसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, सही बात है ना। अगर मैं इधर जाऊं तो यहां मेरे पास क्या आएगा, Mn है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-। यहां बाकी सारी बातें तो सेम है, ये sp3 रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा, सही बात है ना। और अगर हम बात करें तो ऑल बॉन्ड लेंथ क्या रहेंगे, सेम, ऑल बॉन्ड लेंथ क्या रहेंगे भाई साहब, सेम रहेंगे। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो भैया यहां Mn पे पहले देखो +7 है, कितना है, +7 है, जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो Mn +7 पे है, और इस केस में आर्गन होगा 3d0 और 4s0। भैया डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पहली बात तो डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में होना चाहिए था ना, नहीं है तो क्या है, डायमैग्नेटिक है। और अगर इसके बाद की बात करूं मैं तो सर अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑब्वियसली डी ट्रांजिशन नहीं होगा,
बट कलर फिर भी है कैसा, पर्पल। तो अगर हम बात करें कलर का कारण क्या होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यानी LMCT। क्या होगा, LMCT रीजन होगा इसका। नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब चलते हैं इनकी प्रिपरेशन की, इनका प्रिपरेशन। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो प्रिपरेशन पहला क्या है, फ्रॉम पायरोलुसाइट जिसको हम बोलते हैं MnO2। तो भैया अगर मुझे MnO2 इसके खबर रखो, थोड़ा खत्म ही होने वाला है। हाँ तो मुझे पढ़ाई लेना तो फिर आराम से लिख लेना, ठीक। तो मैं क्या कह रहा था, पायरोलुसाइट से बनाएं तो मेरे पास क्या होता है, MnO2। रिएक्शन मैंने किससे कराया, KOH के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या बना, K2MnO4। क्या बना है, पोटेशियम मैग्नेट। क्या बना है, पोटेशियम मैग्नेट बना है। और वाटर बना है। आपको पता है मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम दे दो, ठीक। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैग्नेट में, सिंपल सा बनता है। अगर हमें प्रिपरेशन कराना हो कहां पर, लेबोरेटरी में। किसमें कराना हो, लेबोरेटरी के अंदर। तो लेबोरेटरी में हम करवाते हैं किसका ऑक्सीडेशन करके भाई साहब, Mn2+ का ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग H2O8 2-। और अगर इसको आप लिखोगे ऐसे H2H2O8, इसको मार्शल्स एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मार्शल्स एसिड बोलते हैं। अब सुना जानते, अगर मेरे पास Mn2+ है, इसी को हमने ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया है, MnO4- के अंदर। तो सीधा क्या किया है, H2O8 2- का इस्तेमाल किया और क्या किया हमने, ऑक्सीडाइज करके Mn2+ को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, MnO4 2- के अंदर। तो ये लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बात करोगे इंडस्ट्री यानी अगर फैक्ट्री वगैरह के अंदर कॉमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम लेते हैं MnO2। क्या लेते हैं, MnO2। इसको हम फ्यूज करा देते हैं किसके साथ, KOH के साथ। और ऑक्सीडेशन करते हैं या तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, या तो मैं क्या ले लूं, KNO3 ले लूं। तो क्या बनता है, MnO4 2- यानी मैग्नेट बनता है। जब मैग्नेट आयन है, इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पर मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेरे पास ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन का तरीका है। तो लेबोरेटरी का प्रोडक्शन का तरीका, आप नॉर्मल आपका पायरोलोसाइट से बनाने के लिए और कॉमर्शियल, ये तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों का अलग अलग से पूछ लेते हैं। अब इसके बाद सुनना ध्यान से, हीट करने पर अगर मान लिया मेरे पास क्या है, पर मैग्नेट है और पर मैग्नेट को मैं हीट करता हूं तो क्या होगा, पर मैग्नेट को अगर आप हीट करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट के अंदर। और क्या बनाएगा, MnO2, जो कि आपको पता है पायरोलोसाइट होता है, और ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये भी पूछते हैं कि अगर हम पर मैग्नेट को हीट करते हैं तो क्या होगा, ये भी रिएक्शन पता ही होनी चाहिए। और दूसरा कि अगर आप पीएच चेंज करते हो तो क्या होगा। सर पीएच चेंज करने में एक छोटी सी बात याद रखनी है, और वो क्या है कि सर अगर मान लिया मेरे पास ये क्या है, पर मैग्नेट है। क्या है, पर मैग्नेट। मैंने कहां डाला इसको, अल्कलाइन पीएच के अंदर। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या है, MnO4- पर मैग्नेट। ये क्या है, मैग्नेट। तो OH- से कहां हो गया, मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। और एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो गया, पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। यानी आपस में इंटर कन्वर्टिबल ये भी होते हैं, एसिडिक बेसिक मीडियम, एज जैसे कि हमने देखा था क्या, डाइक्रोमेट वाले को। अब अगर हम बात करें तो इसकी हमारे पास आती है भैया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। क्या आती है इसकी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज अगर आपने देखा था डाइक्रोमेट की, तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में थी, लेकिन ये एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल तीनों में काम करता है। एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल तीनों में काम करता है। अगर आप क्या करोगे, एसिडिक मीडियम दोगे, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो MnO4- कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, ठीक। तो वहां हमने देखा था Cr3+ Cr2O7 2- किसमें कन्वर्ट होगा, Cr3+ में इन एसिडिक मीडियम, ये कन्वर्ट होगा Mn2+ में। अगर मीडियम आपने बेसिक दिया तो क्या बनाएगा, MnO2 बना देगा। और अगर मीडियम आपने न्यूट्रल दिया तो MnO4 2- यानी मैग्नेट बना देगा। अब मेरी बात सुनना, यहां पे याद रखना कि जैसे जैसे पीएच कम करूंगा, पीएच कम करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ती रहेगी। इससे क्या पता चलता है कि ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा इन एसिडिक मीडियम। ये पीएच कम मतलब मीडियम कैसा हुआ, एसिडिक, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, मतलब ठीक है कर तो सकता है तीनों मीडियम में काम, लेकिन सबसे बढ़िया काम कहां करेगा, एसिडिक मीडियम के अंदर काम करेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास भैया एसिडिक मीडियम जो कुछ रिएक्शंस हैं, ये वाले जो रिएक्शन दिख रहे हैं आपको, ये किसकी हैं, एसिडिक मीडियम की हैं। और ये जो रिएक्शन है वो न्यूट्रल एंड स्लाइटली अल्कलाइन, न्यूट्रल हो और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम हो, दोनों चलेगा, दोनों में सेम रिएक्शन होती है, स्लाइटली अल्कलाइन, इन दोनों मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होंगी। तो अगर बात करूं न्यूट्रल मीडियम, अगर मेरे पास क्या है,
एसिडिक मीडियम है तो भैया पता है मुझे MnO4 किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में। किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में कन्वर्ट होगा। अब ये क्या करेगा, I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट होगा, C2O4 यानी ऑक्सीडेटिव आयन से किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, H2S से किस में कन्वर्ट करेगा, सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, SO3 2- किस में कन्वर्ट कर देगा, SO4 2- में कन्वर्ट कर देगा, NO2- किस में कन्वर्ट कर देगा, NO3- में कन्वर्ट कर देगा। Whereas अगर आप मीडियम कैसा लेते हो, न्यूट्रल हो या हल्का फुल्का थोड़ा अल्कलाइन भी मीडियम हो चलेगा, तो MnO4 किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 के अंदर, और I- को IO3-, H2O3 को किस में, आपका SO4 2- के अंदर, और Mn2+ को MnO2 में। बट इंपॉर्टेंट बात है कि इस कन्वर्जन के लिए आपको ZnO एज ए कैटलिस्ट चाहिए होता है। ठीक, बस यहीं तक आपका KMnO4 भी है, यानी KMnO4 भी क्या हो गया, यहाँ खत्म हो गया। इसको नोट डाउन करो। इसकी बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखते हैं, टाइम कितना हो गया, 5:49 हो रहा ना। तो एक काम करता हूं मैं बैलेंस रिएक्शन ही बता दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना इसको बाद में, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि खत्म हो जाए चैप्टर और अगली क्लास में हम स्टार्ट करें रिवीजन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर मुझे बैलेंस रिएक्शन लिखनी हो, जैसे मैंने कहीं बैलेंस नहीं लिखा है रिएक्शन, हर जगह हमने क्या लिखा है, ऐसा रिएक्शन लिखा। जैसे लेट से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, C2O4 को CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, C2O4 को CO2 में। अब आपको रिएक्शन कैसे दी होगी, आपको रिएक्शन दी होगी कि भाई देखो मेरे पास क्या है, MnO4- है, और मेरे पास क्या है, Fe2+ है। ऐसे बोल देगा रिएक्शन को कंप्लीट करो। ठीक, अब क्योंकि यहां एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल का लफड़ा है, तो आपको पता है Fe2+ सिर्फ एसिडिक मीडियम में है, तो ना बताएं तो आपको पता होना चाहिए। बट अगर वो बताना चाहेगा तो आपको यहाँ +H+ लिख के दे देगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मीडियम कौन सा है, एसिडिक है, फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मान लिया ऐसा कुछ हो कि एसिडिक और बेसिक दोनों में हो रहा है वो, तो आपको कुछ भी नहीं लिख के देगा। तो अब मान लिया मुझे ये पता है कि सर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, मुझे अगर रिएक्शन में H+ लिखा हुआ है तब भी उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4- कन्वर्ट होता है Mn2+ में, सही बात है, और ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है, और ना मैंने कुछ आपको याद करने के लिए बोला। तो हम बाकी काम कैसे करेंगे इसको समझना। हम क्लास जो है क्या नाम है 11th का रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझना ध्यान से। मेरे पास MnO4- है, इसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो Mn का कितना आएगा, याद है, डायरेक्टली लिख दूं ना, निकाल के तो नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं पता तो एक्स मानेंगे इसको, प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, और टोटल चार्ज कितना है, -1 का है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x - 8 इज इक्वल टू कितना, -1, x इज इक्वल टू कितना, -1 + 8, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। आई थिंक सबको पता होगा, तो यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं। और अगर हम बात करें तो यहां सर ऑक्सीडेशन +2 होगी, यहां कितनी है सर, +2 है, और यहां कितनी है सर, +3। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको पता करना है कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है। यहां भी आपको ज्यादा लफड़ा नहीं पालना है, कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है आपको पता है, हमेशा यही रिड्यूस होगा, और जो दूसरा होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात ही कर रहे हैं हम, सही बात है। तो जब ये इतना लिख लो तो आपको एक काम करना है, Mn यहाँ कितना है, 1, यहाँ Mn कितने, 1। मैं बात सुना ध्यान से, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेना है, लिखने के बाद क्या करना है, जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, मैंने क्या बोला, जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है केवल उसको बैलेंस करना है। Mn ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा था, आयरन क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो मतलब मैंने क्या किया, आयरन इधर 1 था, आयरन इधर 1 है, बैलेंसिंग की नीड नहीं है। Mn इधर 1 है, Mn उधर भी 1 है, बैलेंसिंग की नीड नहीं है। अगर नहीं होता तो बैलेंस पहले उसको कर लेते, जो भी सुटेबल नंबर आगे लगा के। अब नीड नहीं है तो क्या करना है, आपको निकालना होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालना होता है, यहां +7 था, वहां कितना है, +2, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, तो 7 - 2 कितना आएगा आंसर, 5 आएगा आंसर। यहां आते हैं, यहां भी निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ बड़े में छोटे यानी 3 - 2 कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। अब बताओ क्या दोनों में चेंज बराबर है, अच्छा पता ये क्या है, इसका मतलब ये है कि Mn ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको मिले कितने, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने दिया 5 इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा भैया मुझे बस 1 ही मिला, मतलब ये इक्वेशन में गड़बड़ी है, इसको बराबर करना होता है।
तो बराबर करने का तरीका क्या है कि सर इसमें मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा बराबर। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आगे 5 लगाना पड़ेगा और यहाँ आगे भी 5 लगाना पड़ेगा। मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, यही कर रहा हूँ क्योंकि आपने 11th में पहले पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो काम हो जाएगा आपका। यहाँ 5 लगा दिया, इतना काम मेरा हो गया, इतना काम मेरा हो गया। जब ये हो जाए ना, इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है क्या बैलेंस करने की, चार्ज। जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा सब काम। आप सुना ध्यान से, अब मुझे इस ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, हो गया मेरा काम, बस इलेक्ट्रॉन का लफड़ा था वो बैलेंस कर लिया मैंने। अब मेरी बात सुनो, चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो H+ का हेल्प से करते हैं चार्ज बैलेंस। यहां बताओ कितना है माइनस का चार्ज, -1 है। यहां कितना है, 2 प्लस के हैं और 5 हैं, तो कितना हो जाएगा, +10 का टोटल चार्ज आ जाएगा। यहां कितना है भाई साहब, +2 का चार्ज है। यहां कितना है, कितना 5 3 जा 15 यानी +15। अगर मैं यहां जोड़ लूं तो यहां कितना आएगा, 9 आएगा, सही बात है, प्लस का। यहां कितना आएगा, 15 और 2 17 आएगा प्लस का। यहाँ 9 और वहां 17, कहां पे चार्ज कम है, प्लस का, इधर कम है। जिस तरफ प्लस का चार्ज कम हो उस तरफ आपको क्या जोड़ना होता है, H+। तो प्लस कितने H+ कम है, मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज, 8 कम है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 8H+ लगा दूंगा, ठीक है ना। क्या लगा दूंगा, 8H+। क्या करने के लिए किया है, चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब मेरा चार्ज भी बैलेंस हो गया, तो आप क्या करें, जब चार्ज बैलेंस हो जाए तो वैसे तो बहुत आपके लगभग मोस्टली केस में काम हो जाएगा। जितने आपने H+ इधर जोड़ने हैं उसके उल्टे साइड में उसका आधा पानी जोड़ देना, यानी 4H2O, आज तक काम हो जाएगा। नहीं तो सुनो तरीका दूसरा, ऑक्सीजन काउंट करना। इधर कितने ऑक्सीजन है, 4। इधर कितने ऑक्सीजन है, 1 भी नहीं है। इधर एक, इधर 4 थे ना, उधर 1 भी नहीं है। ऑक्सीजन किधर कम है, उस साइड। जितने ऑक्सीजन कम हो उतने वाटर जोड़ दो। अब चेक करो क्या ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है, बैलेंस है पूरी। Mn भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। ठीक इस तरीके से हमें बैलेंस रिएक्शन लिखनी होती है। एक रिएक्शन में और लिख रहा हूं, ठीक। अगर बात करूं तो इस वाली रिएक्शन के अंदर मैंने देखा सब कुछ बैलेंस था, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन हो रहा था। मैं एक ले रहा हूं C2O4 2-। आपको पता है क्या बनेगा, Mn2+ बनेगा और प्लस CO2 बनेगा, सही बात है ना। अब की बार जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है एटलीस्ट वो बैलेंस नहीं है। +7 स्टेप ध्यान देना, स्टेप दिमाग में रहेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि जरूरी लिखना जरूरी नहीं है आपके लिए, आपके लिए तो फाइनल आंसर चाहिए आपको। +7 +2, आप याद कर लो इसको कि हमेशा चेंज 5 का होगा। जरूरत क्या है बार बार लिखने की, अरे जब वही सेम ही रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है तो हमें इतना पता चल गया ना कि सर चेंज हमेशा कितने का होगा, 5 का होगा। इसका चेक कर लेते हैं। अगर इसका चेक करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 2 8, 8 में से कितना कम कर दो, 2 कम कर दो, कितना बचेगा, 6, और 6 को आधा कर दो, कितना बचेगा, 3। इस पे कितना चार्ज होगा, +3। यहाँ कितना चार्ज है कार्बन पे, +4। 3 से 4, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। चेंज बताओ कितना हो रहा है, 4 - 3 यानी कितने का हो रहा है, 1 का। सब बराबर करना है, नीचे हो रहा था 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा बराबर। तो यहाँ 5 लगा दिए। अच्छा एक और, एक मिनट, एक चीज गड़बड़ हो गया ना, यही चीज, ये जो चीज अभी मैंने गलती से गड़बड़ की है ये आप लोग भी करते हो। कार्बन कितने थे, 2। यहाँ कार्बन कितने हैं, 1, बैलेंस नहीं था। समझ आई बात। यहां ध्यान से देखो, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा था, आयरन 1 Mn1 लेकिन यहां देखना Mn1 है, Mn1 इधर भी है। यहां कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन यहां कार्बन 2 है, वहां कार्बन 1। मैंने बोला था जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको बैलेंस करना। समझ आई बात, क्या दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, अब चेंज निकालोगे तो अभी देखना फर्क क्या आएगा आपको। इस गलती से आपको कुछ चीजें मिलेंगी कि चेंज कितने का आएगा। अगर बात करूं यहां 1 पर +3 है तो 2 पे कितना होगा, +6 होगा। यहां 1 पर +4 है, 2 पे कितना होगा, 8 का होगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, 8। तो अब बताओ 8 और 6 में से कौन बड़ा है, 8। तो 8 - 6 कितना आएगा, 2 का चेंज आएगा। जो 1 का चेंज आ रहा था वो कितने का था, 2 का। अब आपको पता है बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। यहां नीचे आपको पता है चेंज कितने का है, 5 का है। वहां कितना है, 2 का है। बराबर करना है, सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो
और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सही बात है ना? तो यहां लगेगा 5, और अगर मैं इस 2 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सही बात है ना? अगर बात करूं तो यहां आगे 2 लग जाएगा और यहां आगे 2 लग जाएगा। हो गया। इसके बाद क्या देखते हैं, चार्ज। तो चार्ज इसी में देख लो, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो। यहां कितने हैं, 1 माइनस का, लेकिन 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ 2 माइनस का है, 5 टू जा 10, यानी माइनस का 10 कितना हो जाएगा, -12। इधर देखते हैं, 2 टू जा +4। सही बात है ना? इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है, 0, तो +0 कितना आएगा, टोटल +4। यहाँ -12 वहां 4, कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। अगर मुझे +4 पे पहुंचना है तो कितने पॉजिटिव चार्ज और चाहिए होंगे मुझे, अगर इसमें +16 जोड़ दूं तो हो जाएगा +4। तो ये सर +16 कहां से आएंगे, 16H+ से आएंगे। तो क्या करूं, +16H+ यहां जोड़ दिया, इधर 16H+ जोड़ा है जिसका आधा 8H2 इधर जोड़ दो, लो रिएक्शन बैलेंस हो गया आगे। ठीक, अब ये काम मैं समझाए कर रहा हूं, आपको एग्जाम में करना होगा तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप बैलेंस कर लोगे। लेकिन यह कि पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब बैलेंस होगा। ठीक है ना? पहले क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। ठीक है ना? एक Cr2O7 वाला भी करूं कि हो जाएगा, ट्राई कर लेना आप लोग। अगर नहीं होता है तो उसके बाद तो मैं हूं। अब देखो टाइम बचा है तो नोट कर लो, और नहीं तो मैं PDF भेज दूंगा। ठीक है?